बात कर रहे थे रेजोलॉन की। ठीक है, रेजोलॉन हमने पहले भी बात की थी कि रेजोलॉन क्या है। रेजोलॉन एक इंडस्ट्रियल पॉलीमर है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं विद सेल्फ एचिंग एडेसिव। ठीक है, और रेजोलॉन को रिमूव करने का क्या तरीकेकार है वो जिसमें हम अभी बात करेंगे कि इसको रेजोलॉन सबसे पहले तो रिवाइज कर लेंगे रेजोलॉन किस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, एक सेल्फ एचिंग पॉलीमर, एक इंडस्ट्रियल पॉलीमर था। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल पॉलीमर था जिसको आप कनाल के अंदर लगा देते थे विद द हेल्प ऑफ सीलर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीलर जो कि एपिफिन था। ठीक है, एपिफिन के साथ आप इसको लगा देते थे। अब इसको रिमूव करना किस तरह है, तो ये हीट से भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, ये जो असल रेजोलॉन है जो कि बना हुआ होता है पॉलीकैप्रोलैक्टोन से। पॉलीकैप्रोलैक्टोन पॉलीमर से बना हुआ होता है। इसको आप हीट से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जब आप हीट अप्लाई करते हैं तो ये सॉफ्टन हो जाता है और ये रिमूव होना शुरू हो जाता है हीट से। ठीक है, असल मसला कहाँ आता है कि सीलर जो लगा हुआ है एपिफिन, वो एक्चुअली डेंटीन से इनहेरेंटली अटैच होता है, यानी कि माइक्रो रिटेंशन ली हुई होती है डेंटीन से। उसको एक मुश्किल है हटाना, तो उसके लिए वो कहते हैं कि आप इसके अंदर एक सॉल्वेंट यूज करेंगे जिसको इन्होंने बताया है कि वो है एंडोसॉल्व आर। हम आगे पढ़ेंगे एंडोसॉल्व ई, वो जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल बेस्ड के लिए होता है, और ये है एंडोसॉल्व आर। ठीक है, एंडोसॉल्व आर जो है ये आप यूज कर सकते हैं। ये अनफिल्ड एलिमिनेट कर देगा अनफिल्ड रेजन को। ठीक है जी। अच्छा, क्लोरोफॉर्म भी यूज किया जा सकता है सॉफ्टन करने के लिए पॉलीकैप्रोलैक्टोन को। ठीक है, और आप अनफिल्ड रेजन भी यूज कर सकते हैं। अनफिल्ड रेजन को रिमूव करने के लिए एंडोसॉल्व आर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या क्या चीजें हो गई पॉलीकैप्रोलैक्टोन को रिमूव करने के लिए? एंडोसॉल्व आर हो गया फॉर रेजन, एंड हीट एंड क्लोरोफॉर्म फॉर द पॉलीमर। ठीक है जी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर। ठीक है जी, फिर आ गया सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर। सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स में क्या है? सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर्स में दो फेजेस होते हैं आपके पास। सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर हमने पहले भी पढ़ा था, थर्माफिल है, वी हैव मेटल ऑब्चुरेटर, जिनके वी हैव स्टेनलेस स्टील ऑब्चुरेटर, वी हैव टाइटेनियम, वी हैव मेटल, एंड वी हैव अदर काइंड ऑफ ऑब्चुरेटर्स। ठीक है, अगर हमारे पास सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर में मेटल, प्लास्टिक और तीसरा मॉडिफाइड जीपी, तीन तरह के हैं, तो उनको तीनों को किस तरह अलग अलग रिमूव करेंगे हम इसके बारे में बात। ठीक है, अब आ जाते हैं मेटल। अगर सॉलिड कोर है, मेटल सॉलिड कोर का मतलब क्या है कि मेटल का कोर है, यानी कि बीच में जो कैरियर है वो मेटल का है और उसके ऊपर आपकी अल्फा फॉर्म ऑफ गटापचा लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, रेडियोग्राफ में कैसा नजर आएगा? फ्लूटेड नजर आएगा रेडियोग्राफ में, क्योंकि मेटल का जब भी कैरियर होता है वो फाइल की तरह, जिस तरह फाइल फ्लूटेड होती है वैसे ही होता है। रीट्रीटमेंट चैलेंजिंग क्यों होते हैं मेटल सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर में? कब होते हैं? जब होते हैं जब आपका ऑब्चुरेटर बिलो द ओरिफिस लेवल सिवियर हुआ होता है। यानी कि अगर आपकी ये टूथ है, तो अगर आपका ऑब्चुरेटर बिलो द ओरिफिस लेवल है, ठीक है,
तो बिलो द ऑरिफिस लेवल जब भी आपका ऑब्चुरेटर होगा, यानी कि आपका सॉलिड कोर कैरियर होगा, तो उसको रिट्रीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि कोई एरिया नहीं होगा जिससे आप पकड़ के ऊपर उसको खींच लें। ठीक है, तो डिफिकल्टी विल डिपेंड ऑन द लेवल एट विच इट इज सिवियर। ठीक है, कुछ लोग करते क्या है कि कुछ लोग इसको पोस्ट पेस प्लानिंग करने के लिए वो बीच में से इसको किंक दे देते हैं ताकि वो अंदर डालें इसको, उसके बाद रोटेट करें तो इस लेवल से वो रिमूव ऑफ हो जाए, इस लेवल से वो हट जाए। ठीक है, ताकि पोस्ट पेस बना लें। जब वो इस लेवल से हट जाएगा तो आपको उसी तरह ही यूज करना पड़ेगा उसको, उसी तरह ही रिमूव करना पड़ेगा जैसे कि आप सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को करते हैं। ठीक है, अब एडवाइस क्या किया जाता है? एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप सॉलिड कोर ऑब्चुरेटर को यूज करें तो उसको 2 to 3 मिलीमीटर अबव द ऑरिफिस, हमेशा 2 to 3 मिलीमीटर अबव द ऑरिफिस उसको आप छोड़ें, ताकि ये मसला पैदा ना हो कि वो रिट्रीवल में मुश्किल हो। तो जो भी जब भी सॉलिड कोर मेटल का ऑब्चुरेटर यूज करता है वो कोशिश करता है कि उसको सेवियर ऑफ जो कर रहा है वो अबव द ऑरिफिस लेवल करे, ताकि रिट्रीवल में आसानी हो। ठीक है जी, मैंने बता दिया डायग्नोसिस रेडियोग्राफ में बहुत आसानी से हो जाती है। ओपेक आपको नजर आता है, जिस तरह फाइल होती है उस तरह ओपेक आपको ये नजर आता है, उसके इर्द गिर्द आपको गट्टा पर्चा का रिमूव आता है। अगर आपने लेट सपोज कैरियर ऊपर है तो आप इर्द गिर्द की जीपी किस तरह यूज करें रिमूव करेंगे? इर्द गिर्द की जीपी इस तरह रिमूव करेंगे कि आपको वो अल्ट्रासोनिक्स आप उसमें या वो यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, या हीट यूज कर सकते हैं टू रिमूव द सराउंडिंग जीपी। ठीक है, और अगर आपका नीचे तक सिवियर ऑफ हुआ है तो आप अल्ट्रासोनिक टिप्स यूज कर सकते हैं। जिस तरह अल्ट्रासोनिक टिप्स से आप पढ़ेंगे सेपरेट इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल में कि आप उसको काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, देखते हैं पहले माइक्रोस्कोप में, उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करते रहते हैं तो उसका रिट्रीवल होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, और जब अगर ऊपर मौजूद है, लेट्स सपोज वो कोरोनल एरिया में मौजूद है, तो आप पीट सिल्वर फॉर्सेप यूज कर सकते हैं या काउ फील्ड फॉर्सेप यूज कर सकते हैं या मॉडिफाइड स्टिगलेट्स फॉर्सेप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सॉलिड कोर में वी आर डन विथ मेटल कैरियर्स। ठीक है, अब आ जाए प्लास्टिक कैरियर्स पे। अगर प्लास्टिक कैरियर होगा, जस्ट वेट, मैं पानी पीकर आता हूँ। स्टार्ट विद प्लास्टिक। ओके, सो अच्छा, प्लास्टिक और ऑप्शन, जब भी मेटल कैरियर था तो मेटल कैरियर में तो आराम से नजर आ रहा था वो रेडियोग्राफी फ्लूटेड होगा। जब भी प्लास्टिक कोर होगा तो वो फ्लूटेड नहीं होगा। प्लास्टिक कोर को इसीलिए आपको बहुत एहतियात से पहले करना पड़ेगा कि आपको कब हीट लगानी है और कब हीट नहीं लगानी है। ठीक है, रिमूविंग प्लास्टिक कैरियर में आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि आपको हीट कब लगानी है, कि आइडियली आप हीट को अवॉइड करें स्टार्ट में। जब तक आपको नहीं पता कि कैरियर कौन सा है तब तक आप हीट को अवॉइड करें।
ठीक है, क्योंकि अगर आपका कैरियर डैमेज हो गया तो फिर आपको कैरियर को रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आइडियली हीट को आप अवॉइड करें स्टार्ट में। ठीक है, अब थर्माफिल का जो कैरियर होता है, प्लास्टिक कैरियर में वी हैव थर्माफिल। ठीक है, थर्माफिल के कैरियर की एक खास बात होती है कि ये अप टू साइज 40 जो है वो अप टू साइज 40 ये वेक्ट्रा से बना हुआ होता है। पॉलीमर जो होता है वो वेक्ट्रा होता है, और ग्रेटर देन साइज 40 पॉलीसल्फोन होता है। ठीक है, वेक्ट्रा जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट्स में, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, और जो पॉलीसल्फोन होता है वो सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पॉलीसल्फोन है तो बहुत ही आसान है। अब इसकी क्या टेक्निक्स हैं, तकरीबन कोई 4 टेक्निक्स हैं थर्माफिल कैरियर को रिमूव करने की। ठीक है, 4 टेक्निक्स हैं, 4 टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक क्या है कि आपने जो एक्सेस है 4 टेक्निक्स में से फर्स्ट टेक्निक की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आपने एक्सेस है उसको फ्लड कर दें सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, और जो गटा पर्चा सराउंडिंग द कैरियर है उसको रिमूव कर लें विद हैंड फाइल। ठीक है, और गटा पर्चा सराउंडिंग को रिमूव करेंगे हैंड फाइल से। स्मॉलर सीक्वेंस से 25 से 15 तक जाएंगे, लार्जर टू स्मॉलर सीक्वेंस पर जाएंगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये कनाल है। ठीक है, और ये आपके पास इसमें कैरियर मौजूद है। ठीक है, आपने थोड़ी सी स्पेस बनाई इसमें, आपने यहाँ पे लेट सपोज स्पेस बना ली। ठीक है, स्पेस बना ली, स्पेस बनाने के बाद आपने कैरियर वहां पे डाल दिया। इस स्पेस के अंदर आपने डाल दिया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डालने के बाद थोड़ी देर आप छोड़ दें उसको। उसके बाद आप 25 टू 15 तक जाएं फाइल्स को लेके, 25K से 15K फाइल्स तक जाएं, और आप उसको पेंटेड करते जाएं until less 25 15K फाइल से 10K फाइल, 10K फाइल से 8K फाइल। पेंटेड होता जाएगा, ये पेंटेड होता जाएगा और आप एपिकल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये फर्स्ट टेक्निक है। यानी कि फर्स्ट टेक्निक में आपने क्या किया, एक्सेस को फ्लड कर दिया विद सॉल्वेंट। ठीक है, 25K से 15K तक चले गया। ठीक है, और उससे फिर आप 8K तक चले गए, और आपने इसको एपिकल एक्सटेंट तक अपने जो भी आपका प्लास्टिक जो भी सराउंडिंग पॉलीसल्फोन था उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद जब आप 8K फाइल तक नीचे तक चले गए हैं तो अब जो पार्ट ऑफ पॉलीसल्फोन पॉलीमर रह गया है उसको आप अब लार्जर फाइल इंसर्ट करेंगे, और लार्जर फाइल इंसर्ट करके उसको मजीद ऊपर की तरफ पुल करेंगे। ठीक है, ताकि कैरियर वो आहिस्ता आहिस्ता और ऊपर आ जाए, और जब ऊपर आ जाएगा कैरियर तो उसको ग्रास्पिंग प्लायर से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, अगर कैरियर एपेक्स से बाहर है, इफ कैरियर आउटसाइड द एपेक्स है, तो उसको किस तरह रिमूव करेंगे, एपिकल सर्जरी करके रिमूव करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको एपिसेक्टमी करनी पड़ेगी और कैरियर को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीकेकार क्या है कि दूसरा तरीकेकार ये है कि आप टेक्निक 2 पे आ जाते हैं। टेक्निक 2 क्या है, टेक्निक 2 ये है कि आप सिस्टम बी से उसको सॉफिन करेंगे। ठीक है, और सॉफिन करेंगे जीपी को 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और आप कैरियर को सॉफिन करने के बाद फ्लेक्स आर फाइल्स यूज करेंगे, और जिस तरह ब्रेडिंग टेक्निक करते हैं, ब्रेडिंग 55 नंबर की फ्लेक्स आर फाइल यूज करेंगे, और आप जिस तरह ब्रेडिंग टेक्निक से आप फाइल्स को इंगेज करते हैं और रिमूव करते हैं उसी तरह आप इसको रिमूव करें। तो टेक्निक 1 में हमने पढ़ा कि सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, और टेक्निक 2 में हमने पढ़ा कि सिस्टम बी की हीट सोर्स लगा रहे थे, उसे सॉफ्टन कर रहे थे, उसके बाद फ्लेक्स आर फाइल को फंसा रहे थे, और ब्रेडिंग टेक्निक के थ्रू जिस तरह 2-3 फाइलें डाल के उनको रोटेट करते हैं और रोटेट करके खींचते हैं उस तरह कर रहे थे। ठीक है,
तो ये टेक्निक 2 हो गई। अब आ जाए टेक्निक 3 पे। टेक्निक 3 बड़े मजे की है। टेक्निक 3 में क्या कर रहे हैं आप कि आप गर्म कर रहे हैं सिस्टम बी को, ठीक है, और गर्म करने के बाद सिस्टम बी को अंदर डाल रहे हैं जहां तक जाता है वो, ठीक है। उसके बाद आप हीट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। जब आप हीट को ऑफ कर देते हैं तो जो सारा गर्म हुई हुई जीपी थी वो ऑफ करने के बाद आपके सिस्टम बी की हीट सोर्स से चिपक जाती है। जब सिस्टम बी की हीट सोर्स से चिपक जाएगी तब आप उसको पुल आउट करेंगे तो विड्रॉ हो जाएगी हीट ट्रिप के साथ ही, पूरा प्लास्टिक कैरियर विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है जी। चौथी टेक्निक क्या है, रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके रिमूव कर लें, ठीक है। तो हमने 4 टेक्निक्स पढ़ ली। पहली टेक्निक में हम सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, ठीक है। सॉल्वेंट यूज करने के बाद 25 नंबर फाइल से लेकर 8 नंबर फाइल तक जा रहे थे और एपेक्स तक पेनिट्रेशन हासिल कर रहे थे। उसके बाद फिर हम बड़ी फाइल को यूज करते थे और बड़ी फाइल को रिड्यूस करके उसको, बड़ी फाइल को, क्योंकि 8 नंबर फाइल नीचे तक चली गई है तो अब बड़ी फाइल भी जा सकती है, तो बड़ी फाइल की जगह बना ली, यानी कि जिस तरह बाईपास करते हैं इंस्ट्रूमेंट, पहले 8 नंबर से बाईपास करते हैं 10, 15, इस तरह पूरा आपने गटा पर्चा के कोर को बाईपास कर लिया। उसके बाद फिर आपने फाइनली उसको बड़ी फाइल डाल के रिमूव कर लिया, ठीक है। टेक्निक नंबर 2 में क्या कर रहे थे हम, टेक्निक नंबर 2 में सिस्टम बी से हीट अप कर रहे थे ऊपर वाले एरिया को और फ्लेक्स आर फाइल को अंदर डाल के, बड़े नंबर की फ्लेक्स आर फाइल को अंदर डाल के क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि पूरा कैरियर बाहर आ जाए। टेक्निक नंबर 3 में हमने यही पढ़ा कि प्लास्टिक कैरियर के अंदर सिस्टम बी को डाल देंगे और हीट सोर्स देंगे, फिर जैसे ठंडा कर देंगे उसको, जैसे ही ठंडा हो जाएगा वो तो खींचेंगे बाहर तो प्लास्टिक कैरियर पूरा बाहर आ जाएगा। और टेक्निक नंबर 4 में हम क्या यूज कर रहे हैं, रोटरी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अब आ जाए गटा कोर को किस तरह रिमूव करेंगे। गटा कोर का मसला यह है कि ये रेजिस्टेंट टू हीट है और सॉल्वेंट से भी रेजिस्टेंट है। गटा कोर के 2 बड़े मसले हैं। रेजिस्टेंट गटा कोर याद है आप लोगों को क्या है, गटा कोर में यह है कि बीच में क्रॉस लिंक गटा पर्चा होता है, क्रॉस लिंक गटा पर्चा होता है बीच में, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द जो होता है वो होता है अल्फा फेज ऑफ गटा पर्चा, इससे बना हुआ होता है, ठीक है। और ये कनाल के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मसला क्या है कि इसके 2 इश्यूज हैं। एक ये है कि रेजिस्टेंट टू हीट भी है और रेजिस्टेंट टू सॉल्वेंट भी है, ठीक है जी। तो आप हीट से भी होगा रेजिस्टेंट, सॉल्वेंट से भी रेजिस्टेंट होगा तो उसको मशीन ही करना पड़ेगा, यानी कि उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा हैंड और रोटरी इंस्ट्रूमेंट के कॉम्बिनेशन से। रिमूवल वाया कॉम्बिनेशन ऑफ हैंड एंड रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है जी। अब आ जाते हैं रिट्रीवल पे। कर लिया, और हैंड और रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ अल्ट्रासोनिक्स भी यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं पेस्ट रीट्रीटमेंट। नॉर्मली पेस्ट जो होते हैं वो यूज नहीं करने चाहिए, और पेस्ट रेडियोग्राफ पे किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं किताब में बताया हुआ है, मैं आपको बताऊं। पेस्ट का मसला क्या होता है, पेस्ट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई होता है फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। पेस्ट के सबसे पहले मसले पढ़ लेते हैं, पेस्ट का मसला क्या है। पेस्ट का सबसे बड़ा इशू ये है कि पेस्ट जो है वो पुअरली ऑब्चुरेट करता है, उसकी कोई भी क्लिनिकल एफिकेसी नहीं है। फॉर्मल्डिहाइड रिलीज करता है जो कि साइटोटॉक्सिक होता है, और रूट कैनाल सिस्टम को प्रॉपर्ली सील नहीं करता, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सील होती है इसकी, रीट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कुछ पेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं और कुछ नहीं निकल पाते।
नॉर्मली जो पेस्ट यूज होते हैं वो सार्जेंटी पेस्ट, N2, R2CB, ये सारे फ्लोराइड फॉर्मल्डिहाइड रिलीजिंग पेस्ट होते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफ पे किस तरह के नजर आएंगे? रेडियोग्राफ पे नॉर्मली नजर आएंगे ये विदाउट तो खास रेडियो ओपेसिटी नहीं होगी, कनाल प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं होगी, और रेडियोल्यूसेंट एरियाज नजर आएंगे आपको कनाल में, यानी कि वॉइड्स नजर आएंगे। ठीक है, रीट्रीटमेंट काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है पेस्ट, और वंस द पेस्ट इज हार्ड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। ठीक है जी। अच्छा, और फर्दर क्या अफेक्ट कर सकता है पेस्ट? फर्दर जो है वो पारेस्थीसियास कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट फर्दर पारेस्थीसियास कर सकते हैं और न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पेपर के लिए टॉपिक नहीं है। अगर सॉफ्ट पेस्ट होगा तो इजी टू रिमूव होगा, और अगर हार्ड पेस्ट होगा तो डिफिकल्ट टू रिमूव होगा। उसके लिए आपको अल्ट्रासोनिक्स यूज करनी पड़ेंगी। हार्ड पेस्ट के लिए आपको अल्ट्रासोनिक यूज करनी पड़ेंगी, और हार्ड पेस्ट के लिए अल्ट्रासोनिक आप विदाउट मैग्निफिकेशन रिमूव नहीं करेंगे। दो तरह की चीजें यूज हो सकती हैं पेस्ट को रिमूव करने के लिए, एक है एंडोसॉल्व ई और एक है एंडोसॉल्व आर। ठीक है, एंडोसॉल्व ई क्या है, एंडोसॉल्व आर क्या है? एंडोसॉल्व ई तब यूज करेंगे जब आपको आइडेंटिफाई कर ले आपके जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल बेस्ड पेस्ट यूज हुआ है। ठीक है, और आप एंडोसॉल्व आर यूज करेंगे जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि रेजिन बेस्ड पेस्ट यूज हुआ है। ठीक है, ज्यादा इशू तब होता है पेस्ट रिमूव करने का जबकि कर्व्ड कनाल होती है, क्योंकि पेस्ट जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो पेस्ट की फ्लोएबिलिटी की वजह से वो एपेक्स तक तो पहुंच जाता है और वहां जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसको रिमूव करना हार्ड पेस्ट को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसमें आप कर्वेचर तक तो इजीली रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद डिफिकल्टी आती है तो अल्ट्रासोनिक से विद मैग्निफिकेशन आप उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वेरी डिफिकल्ट एंड चांसेस ऑफ परफोरेशन आर हाई। ठीक है, अल्ट्रासोनिक इरिगेशन के साथ आप इसके साथ वो भी यूज कर सकते हैं, EDTA भी यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट ये सॉल्वेंट्स भी यूज कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक एनर्जी एक्टिवेट करती रहेगी इरिगेंट को, और EDTA को भी एक्टिवेट करती रहेगी, जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकअप हो सकता है between the solvent and the root dentin. Then we have another thing which is called as BioCalix 6.9. BioCalix 6.9 एंडोकैल के नाम से भी आता है, एंडोकैल के नाम से भी आता है, और ये एक हार्ड सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट है। हार्ड सेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पेस्ट है जो कि किसी भी टेक्निक से रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी अल्ट्रासोनिक्स और EDTA मुफीद होता है। ठीक है, रीट्रीटमेंट हाईली कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जितने भी हार्ड सेटिंग पेस्ट हैं उनको यूज ना किया जाए, और उनकी रीट्रीटमेंट करते हुए पेशेंट को बता दिया जाए कि इनकी प्रोग्नोसिस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है जी। Now coming on to silver point removal, I don't know if this is in the new book or not, but since it was in my book, so I will cover it. Okay, सिल्वर पॉइंट रिमूवल। सिल्वर पॉइंट क्या होता है, उसकी क्या फायदे हैं, उसकी क्या नुकसान है, पहले ये पढ़ लेते हैं। सिल्वर पॉइंट के जो एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि ये एंटी बैक्टीरियल है। ठीक है, ये इजी टू यूज है, ये रेडियो ओपेक है। ठीक है, और ये डक्टाइल है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस हैं, जहां तक अब आजकल के जमाने में यूज नहीं होता। ठीक है, डिसएडवांटेज में आ जाए तो डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इम्प्रॉपरली कनाल प्रिपेयर्ड होती है। जब आप ये यूज करते हैं तो कनाल नॉट प्रिपेयर्ड। ठीक है, दूसरा कनाल नॉट सील्ड, इट डजंट सील द कनाल। ठीक है, तीसरा कोरोजन कॉमन है इसमें। ठीक है, कोरोजन कॉमन है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड भी बन जाता है, सिल्वर कार्बाइड भी बन जाता है, और आप एक्सरे में देख सकते हैं इसको कि इसमें मिनिमल टेपर होता है, यानी कि डेंटिन प्रिपरेशन मिनिमल हुई भी होती है। जब मिनिमल टेपर होगा, डेंटिन प्रिपरेशन मिनिमल होगी, तो व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज विल बी दैट द कैनाल वोंट बी प्रिपेयर्ड
द राइट वे। ठीक है, अब इसको निकालने के टोटल 3 से 4 तरीके या 5 तरीके दिए हुए हैं। मैं पांचों तरीके के बारे में ब्रीफली बता देता हूँ। टेक्निक वन ये है कि आप एक्सपोज करेंगे, ठीक है, और एक्सपोज करेंगे। डक्टाइल का क्या मतलब है? हाँ जी, डक्टाइल का क्या मतलब है? डक्टाइल का मतलब ये है कि इसमें डक्टिलिटी है, ये बेंडेबल है। जब आप इसको डालेंगे कनाल के अंदर तो ये कर्वेचर को फॉलो कर जाएगा, इजीली बेंट हो जाएगा अगर वहां पे हल्का फुल्का कर्वेचर होगा। ओके, ठीक है, अच्छा जी। देन कमिंग टू द टेक्निक वन ये है कि आप इसको एक्सपोज करेंगे, ठीक है। एक्सपोज करने के बाद, एक्सेस लेने के बाद, सॉल्वेंट डालने के बाद, ताकि इधर, ठीक है, एक्सपोज, प्लेस द सॉल्वेंट टू डिसॉल्व द सीलिंग मटेरियल, जो भी सीलेंट यूज किया है, व्हाटएवर द सीलर यूज्ड इज, ठीक है। देन आप इसको स्टिग्लिट्स फॉर्सेप्स से रिमूव कर लें। This can only be done if it is coronal to the orifice. ठीक है, this can only be done if it is coronal to the orifice. अच्छा, टेक्निक 2 क्या है? टेक्निक 2 ये है कि अगर फ्रिक्शनल फिट से बहुत अच्छी तरीके से ये अंदर धसा हुआ है या अंदर फंसा हुआ है और स्टिग्लेट फॉर्सेप्स से बाहर नहीं आ रहा, तो आप यही पूरा प्रोसेस करेंगे और अल्ट्रासोनिक्स देंगे। अल्ट्रासोनिक आप इनडायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही कामयाब तरीके का आ रहा है अल्ट्रासोनिक का, कि जब आपकी कोई फाइल भी रिट्रीव आपको करनी हो और वो फाइल एक बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन पे हो, तो आप इनडायरेक्टली अल्ट्रासोनिक एनर्जी फाइल तक ट्रांसमिट करते हैं ताकि फाइल थोड़ी सी मूवमेंट करे और लूजन हो जाए, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासोनिक्स जब सिल्वर पॉइंट रिमूवल के लिए भी करेंगे, आप स्टिग्लेट फॉर्सेप से पकड़ लेंगे सिल्वर पॉइंट को, अगर वो अच्छी तरीके से वेज हुआ होगा अंदर, उसके बाद आप इनडायरेक्ट एनर्जी देंगे टू योर फॉर्सेप ताकि वो डिसएंगेज हो जाए, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा सिल्वर पॉइंट एक्सपोज है तो टेक्निक 3 यूज कर सकते हैं, जो कि काउ फील्ड फॉर्सेप्स होते हैं, ठीक है। काउ फील्ड फॉर्सेप एक ऐसा वी शेप नुमा फॉर्सेप होता है, यूं बना हुआ होता है ये, ठीक है, यूं बना हुआ होता है, जिसके अंदर सिल्वर पॉइंट फंस सकता है और आप उसको कनाल के किनारे पे लेके जाके उसको रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का फॉर्सेप होता है, ठीक है। और टेक्निक नंबर 3 हो गई ये। टेक्निक नंबर 4 है कि आप ब्रेडिंग टेक्निक यूज करेंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। ब्रेडिंग टेक्निक यूज करेंगे। और टेक्निक नंबर 5 है कि आप पोस्ट रिमूवल सिस्टम यूज करें, ठीक है जी। टेक्निक नंबर 5 है कि पोस्ट रिमूवल सिस्टम यूज करेंगे। तो सिल्वर पॉइंट रिमूवल की 5 टेक्निक्स है। पहली टेक्निक ये है कि आपने एक्सपोज कर लिया, सॉल्वेंट यूज कर लिया, स्टिग्लेट फॉर्सेप से उसको रिमूव कर लिया। टेक्निक नंबर 2 है कि अगर वो फ्रिक्शन लॉक्ड है अंदर, तो आपने इनडायरेक्टली फॉर्सेप के ऊपर अल्ट्रासोनिक यूज किया ताकि वो डिसएंगेज हो जाए। टेक्निक नंबर 3 है कि अगर वो लूज पड़ा हुआ है कनाल के अंदर, तो आपने काउ फील्ड फॉर्सेप को लगाया, काउ फील्ड फॉर्सेप को कनाल के साथ चिपका लिया और चिपका के बाहर निकाल लिया। टेक्निक नंबर 4 ये है कि ब्रेडिंग टेक्निक यूज कर ली। और टेक्निक नंबर 5 ये है कि पोस्ट रिमूवल सिस्टम यूज कर लिया आपने, ठीक है। या पोस्ट रिमूवल सिस्टम के अलावा आप मैजरैन किट भी यूज कर सकते हैं, हम आगे सबके बारे में पढ़ेंगे। मैजरैन किट भी यूज कर सकते हैं, सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिट्रीवल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल टेक्निक भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर कनाल से नीचे है, सिल्वर पॉइंट कनाल से नीचे है, यानी कि अब मिड लेवल पे कनाल के है, तो यू विल ट्रीट द सिल्वर पॉइंट एज अ सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। और सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट को रिट्रीव करने के जैसे तरीकेकार होते हैं, उन्हीं से रिमूव करेंगे। अभी हम सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट पाएंगे, वो सारे तरीकेकार आ जाएंगे। नाउ लेट्स come to the most important topic of this chapter, which is separated instrument removal, ठीक है। ठीक है, सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट रिमूवल, ठीक है जी।
कब इंस्ट्रूमेंट सेपरेट होता है, पहले किताब ये बताती है कि हमें कब इंस्ट्रूमेंट सेपरेट होता है, ये आप लोगों को पता है। इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा ओवर यूज हो जाए, टॉर्जनल फटीग हो जाए, साइक्लिक फटीग हो जाए, एक्सेस सही भी हो, कनाल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कनाल बहुत नैरो हो, डेंटिन बहुत ज्यादा स्टिफ हो, डेंटिन बहुत ज्यादा टॉर्क ले रही हो और आप इंस्ट्रूमेंट को वेज कर दें, तब हो सकता है। आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा खराब हो, डिस्टॉर्टेड हो इंस्ट्रूमेंट, तब हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के फ्यू पॉइंट्स थे कि वो किस वजह से टूटता है। अब क्या गाइडलाइंस है, पेपर का सवाल आया था, व्हाट आर द गाइडलाइंस व्हेन टू डिस्कार्ड द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, व्हेन टू डिस्कार्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो बहुत आसान है, किताब में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो डिस्टॉर्टेड पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं कहूंगा कि वो ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि याद करना मुश्किल है, तो मैंने जैसे याद किया था मैं वैसे आपको बता दूं। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट्स याद रख लें। ठीक है, शाइनी एरियाज, अनवाइंडेड एरियाज, ठीक है, क्रिम्प्ड एरियाज ऑफ द, ये सारे एरियाज फाइल के ऊपर हैं। ठीक है, बेंडिंग को अलग लिखेंगे, ओवर बेंडिंग को अलग लिखेंगे, किंकिंग को अलग लिखेंगे। ठीक है, टू मच प्री कर्व को अलग लिखेंगे, कोरोजन को अलग लिखेंगे। ठीक है, और मेटलर्जी को अलग लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे गाइडलाइंस टू डिस्कार्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर शाइनी एरियाज उसके अंदर मौजूद हैं, यानी अनबाइंडेड एरियाज मौजूद हैं, ठीक है, किंकिंग हुई हुई है, बेंडिंग हुई हुई है, ओवर बेंडिंग हुई हुई है, क्रिम्प्ड एरियाज हैं, ठीक है, और टू मच प्री कर्विंग कर दी है, कोरोजन के आपको नजर आ रहे हैं निशानात हैं, टू मच ओवर यूज हो गई है फाइल, तो ये डिस्कार्ड होने के गाइडलाइन है। पेपर में सवाल आया था क्योंकि पॉइंट में लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पाथवेज ऑफ पल्प में जो भी चीज पॉइंटेड फॉर्म में लिखी हुई है, जो भी चीज स्टेरिक्स में लिखी हुई है, पॉइंट्स में लिखी हुई है, बुलेट पॉइंट्स में लिखी हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नाउ आ जाते हैं बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट इज प्रिवेंशन। क्या है बेस्ट ट्रीटमेंट सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट के लिए कि आप प्रिवेंट जी। सर ये बस इसी तरह 9 पॉइंटर्स लिख देना अगर ये क्वेश्चन आता है तो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, इसकी 7 डिटेल्स तो नहीं लिखनी ना। नहीं, इनमें आप इसी को शाइनी एरियाज है तो आप शाइनी एरियाज में कोई भी अपनी लफाजी कर दें, कोई भी वोकैबुलरी डाल दें कि व्हेन यू सी शाइनी एरियाज on the file you have to discard the file. Unwinded areas make the file less resistant to breakage, so discard the file. इसी तरह crimped area, look for crimped areas in the file before using it. ठीक है, bending में bend the file in a smooth transition, do not over bend the file. Over bending will cause distortion of the file and you'll have to discard the instrument. अपनी तरफ से पूरा लिखते हैं, इसको लिखते हैं। गाइड याद रखें, आपको 7 पॉइंट पूरे करने हैं जब ही आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी वो किताब की लफाजी को जो कि उन्होंने प्लेजरिज्म से पाक करने के लिए लिखी है उसको कोई भी याद नहीं कर सकता। सही, ओके। वो ज्यादातर पैराफ्रेज की भी होती है, इसीलिए उसके अंदर जो अंग्रेजी भी होती है वो आपको ऐसा लगता है कि रेपिटेशन है, तो ऑलवेज पिक अप द वर्ड्स, बुलेट जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, की वर्ड्स हैं। ठीक है जी, अच्छा आ जाए अब सबसे पहले, अब जब फाइल सेपरेट होगी तो आप रेडियोग्राफ करवाएंगे। फर्स्ट थिंग टू डू इज टू स्टॉप द ट्रीटमेंट एंड टेक अ रेडियोग्राफ। ठीक है, ठीक है, स्टॉप द ट्रीटमेंट, स्टॉप ट्रीटमेंट, और दूसरा क्या है, टेक रेडियोग्राफ। व्हाट विल द रेडियोग्राफ टेल यू? रेडियोग्राफ आपको सबसे पहले बताएगा कि वेयर द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन, ठीक है, लोकेशन बताएगा आपको, ठीक है, कनाल एनाटॉमी बताएगा आपको, साइज ऑफ द फाइल बताएगा जो सेपरेट हुई है, ठीक है, और आपको पॉसिबिलिटी बताएगा रिमूवल की।
ठीक है, ये सब करने के बाद आप इसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कर लेंगे और जो फाइल का जर्रा होगा उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने फाइल का जर्रा, आपने एविडेंस को अपने लूज कर दिया तो यू विल बी इन ट्रबल, खासतौर पे अगर आप बाहर के ममालिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने पेशेंट को क्या बताना है फाइल को रिमूव करने के बाद, आपने उसको फाइल को सक्सेसफुली डायग्नोज करने के बाद कि कहाँ पे आपने पेशेंट को बतानी है प्रोग्नोसिस। ठीक है, प्रोग्नोसिस आप पहले खुद कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले आप बताएंगे, आप डिफाइन करेंगे किस स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन, क्या स्टेज था प्रिपरेशन का, वेदर यू वर इन द क्लीनिंग फेज और वेदर यू वर इन द फिनिशिंग फेज। ठीक है, अगर आप क्लीनिंग फेज में आपकी फाइल सेपरेट हुई है, आपकी छोटे नंबर की फाइल सेपरेट हुई है, देयर इज लाइकली चांसेस दैट देयर विल बी डेब्री इन द कनाल और पल्पल रेमिनेंट्स इन द कनाल। ठीक है, स्टेज ऑफ द प्रिपरेशन का दूसरी चीज, वेयर द फाइल वाज सेपरेटेड एट द कर्वेचर, कोरोनल थर्ड, एपिकल थर्ड, मिडिल थर्ड, किधर फाइल सेपरेट हुई थी। ठीक है, लोकेशन ऑफ द सेपरेशन, लोकेशन ऑफ सेपरेशन क्या करेगा, ये डिटरमाइन करेगा रिमूवल को या रिट्रीवल को। ठीक है, और तीसरी चीज जो आप देखेंगे वो देखेंगे प्री ऑपरेटिव स्टेटस। इसीलिए मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में बार बार ये बात करता हूं कि वॉट एवर लेवल यू आर, आप R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, जब आप डायग्नोसिस पे खड़े हुए होंगे तो आपका काम ये नहीं है कि एडवाइस रूट कनाल ट्रीटमेंट लिख देना, एडवाइस कोर बिल्डअप लिख देना या एडवाइस फिलिंग लिख देना। आपका काम है प्रॉपर्ली डायग्नोस करना। प्री ऑपरेटिव स्टेटस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है विद सिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, या कोई पेशेंट आ रहा है विद नेक्रोटिक पल्प, या कोई पेशेंट आ रहा है विद एसिम्प्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है, तो आपको पता हो, या कोई पल्प सिर्फ और सिर्फ पल्पाइटिस के साथ नहीं आया पेशेंट, कोई आपने रिवर्सिबल पल्पाइटिस के साथ था और आपने ट्रोमेटिकली या आपका कैरीज रिमूव करते हुए एक्सपोज हो गया, अब आप उसको रूट कनाल की तरफ लेके जाना है, तो यू शुड नो व्हाट वाज द प्री ऑपरेटिव स्टेटस, बिकॉज अगर कोई फाइल सेपरेशन हो जाती है तो प्री ऑपरेटिव स्टेटस विल बी डिटरमाइनिंग द प्रोग्नोसिस। ठीक है, तो अगर आपका याद रखें कि प्रेजेंस ऑफ द फाइल इन द कनाल विल नॉट बी टेलिंग यू द प्रोग्नोसिस, it will be the status which will be telling, it will be the necrotic pulp inside, किस पोजीशन पे टूटी है फाइल के रिट्रीव नहीं हो सकती। ठीक है, किस स्टेटस के साथ टूटी है, अगर नेक्रोटिक स्टेटस के साथ टूटी है तो मसला है, अगर वाइटल स्टेटस के साथ टूटी है तो मसला नहीं है। ठीक है, वाइटल में भी सिम्प्टोमेटिक था कि एसिम्प्टोमेटिक था, डिपेंड करता है। अगर इन्फेक्टेड डेब्री अंदर मौजूद है तो आपकी प्रोग्नोसिस रिड्यूस होगी, अगर ज्यादा रिड्यूस होगी, अगर इन्फेक्टेड डेब्री मौजूद नहीं है तो ज्यादा रिड्यूस नहीं होगी। ठीक है जी, अब सर ट्रीटमेंट पल्पल स्टेटस के साथ पेरिएपिकल स्टेटस भी मैटर करता है? बिल्कुल, प्री ऑपरेटिव स्टेटस, जब भी कोई भी चीज का प्री ऑपरेटिव स्टेटस आएगा तो उसमें पल्पल पेरिएपिकल डायग्नोसिस दोनों आएंगे। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक एपिकल पेरियोडोंटाइटिस के साथ आया था और आपकी कनाल में फाइल सेपरेट हो गई है तो यू आर इन ट्रबल। अगर पेशेंट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के साथ आया था विद वाइटल पल्प, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में पल्प वाइटल होता है नॉर्मली, ठीक है, नेक्रोटिक नहीं होता, तो यू आर इन लेस ट्रबल। इफ द पेशेंट हैज कम विद नेक्रोटिक पल्प, it means there is necrotic debris present inside the canal, and if you have separated the file during the initial stages, there will be necrotic debris in the canal which won't be cleared. वाइटल है तो फिर भी क्लियर होने के चांसेस होते हैं, हील अप होने के चांसेस होते हैं। एक दफा इन्फेक्टेड हो गया है, नेक्रोटिक हो गया है, तो प्रोग्नोसिस वुड बी